नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो 3 राज्यों की चुनावी तमाम खबरें लेकर और तमाम हलचल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और कल बहुत अहम दिन है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में मतदान का सिलसिला शुरू होगा। पहले दौर के चुनाव हैं तो जाहिर तौर पर कल का मतदान होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा 3 बड़ी खबरें जो चुनावी महासंग्राम में आज हम उठाएंगे, जिन पर हमारी खास नजर रहेंगी, वो खबरें आपको बता दें। सबसे पहले प्रधानमंत्री की रैलियों की बात होगी। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विरोधियों पर जमकर बरसे। बिजनौर में अखिलेश राहुल के साथ पर कसा तंज, तो हरिद्वार में कांग्रेस पर देवभूमि को बर्बाद करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ में चले जुबानी बाण। माया ने कानून व्यवस्था को लेकर सपा सरकार पर साधा निशाना, तो मायावती के मूर्ति प्रेम पर अखिलेश ने किया वार। और वोट यात्रा में आपको दिखाएंगे आज अलीगढ़ की तस्वीर। साथ ही देखिए क्यों और कैसे कानपुर की पहचान लाल इमली हुई बदहाली का शिकार। तो आज की जो 3 बड़ी खबरें जिन पर नजर आएगी, विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री, बुआ बबुआ की जुबानी जंग उत्तर प्रदेश में, और अलीगढ़ और कानपुर से आपको दिखाएंगे वोट यात्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज बिजनौर पहुंचे थे और बिजनौर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने इशारों में कहा कि गूगल पर सबसे ज्यादा चुटकुले कांग्रेस नेता के हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बचकाना हरकतें खत्म नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि जिससे सब किनारा करते रहे उसे ही उन्होंने गले लगा लिया। मुझे आशा थी कि शायद राजनीति में कोई नौजवान 5-10 साल में धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी बचकाना हरकतें, अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया। कोई बड़ी सी बड़ी गलती कर सकता है लेकिन ऐसी गलती नहीं कर सकता है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ की जंग की, यानी मायावती और अखिलेश यादव की जुबानी जंग की। दोनों के बीच आज खूब बाण चले, जुबानी बाण। माया ने कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी सरकार पर निशाना साधा, तो मायावती के जो मूर्ति प्रेम है उस पर अखिलेश ने खूब वार किए। इन सब मामलों में इन लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ सपा भी सत्ता में आ सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ की आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अति पीड़ादायी व नरक ही बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुल्म जाति पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस मामले में फिर यहाँ कितने और मुजफ्फरनगर, दादरी, बुलंदशहर वे मथुरा आदि कांड होंगे, तो इसका भी इनके वर्तमान शासनकाल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बहुजन समाज पार्टी ये पत्थर वाली पार्टी है। जब चुनाव होने जा रहा था तो बताओ उनके पास कोई काम हो तो बता दो। कोई काम नहीं जो बता सकेंगे जनता के बीच में, केवल हाथी लगाए थे। और पिछले 9 साल तो हम हाथी देख रहे हैं कि जो लखनऊ में हाथी लगे थे वो आज भी वैसे के वैसे लगे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए साथ हम ये चुनाव में आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे सहयोग मांग रहे हैं। न खाता न बही, जो व्यापारी कहें वही सही, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। आज उन्होंने लखनऊ में छोटे व्यापारियों को लेकर कहा कि व्यापारियों को 2 करोड़ तक बही खाता नहीं बनाना है। हमारी केंद्र की सरकार का फैसला है 2 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर है तो आपको कोई भी बुक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई किताब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई खाता बही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जितना कहेंगे कि हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर है तो उतने पर इनकम टैक्स
8% कैशलेस पेमेंट है तो 6% मानकर लगा दिया जाएगा। खाता बही का झंझट अब समाप्त व्यापारी भाइयों के लिए। न खाता न बही, जो आप कहो वह सही। प्रोफेशनल्स के लिए भी मैं बतलाना चाहता हूं, यदि आप 50 लाख रुपए की इनकम है आपकी, 50 लाख पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि वो 50% उसका यानी 25 लाख पर ही इनकम टैक्स लगेगा। और चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईजी बरेली, वाराणसी समेत आजमगढ़ और गोरखपुर के डीआईजी भी बदले गए हैं। डीएम कन्नौज, बहराइच, देवरिया और सोनभद्र में भी तबादले किए गए हैं। 6 एसपी स्तर के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कल राज्य में पहले चरण के मतदान हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में कुल मतदाता 2,57,839 जो मतदाता है वो 839 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए कुल 26,823 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आज जो एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो तबादले हुए हैं वो बहुत अहम है, खासकर ये देखते हुए कि कल से चुनाव शुरू हो रहे हैं और लगातार राजनीतिक पार्टियां शिकायत कर रही थी कि बड़े पदों पर जो अधिकारी बैठे हैं वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं। और पहले दौर के मतदान पर और इन तबादलों पर बात करते हैं सीधा हमारे संवाददाता अनुज यादव से। अनुज, पहले दौर की अगर बात करें 73 सीटों पर मतदान है, काफी अहम एक कह सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहले जो शुरुआत हो जाती है वो शुरुआत अंत तक बरकरार रहती है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को लग रहा है कि कल अगर उनके रुख में जो है हवा चल गई तो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये जो एक कहावत भी है और एक सच्चाई भी है कि ऐसा बिल्कुल ये बात पिछले हम इतिहास में देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि जो पश्चिम से शुरुआत होती है फिर वो पूर्व तक जाती है। लेकिन क्योंकि अब समय आ चुका है, उत्तर प्रदेश के पहले चरण का जो महासंग्राम है उसकी परीक्षा कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होगी। अशोक, चुनाव आयोग ने पूरे कड़े बंदोबस्त किए हैं क्योंकि 26,000 से ज़्यादा जो यहाँ पोलिंग स्टेशन हैं उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 60% से ज़्यादा सारे संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। यही वो इलाके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिंसा झेली है, दंगे झेले हैं। इस लिहाज से निर्वाचन आयोग की अशोक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराना, और उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके लिए यहाँ पर बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, भारी तादाद में किया गया है। इस वजह से हम कह सकते हैं, और निर्वाचन आयोग भी पूरा एक तरीके से आश्वस्त है कि क्योंकि 73 सीटों पर 839 से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट हैं और पूरी तरीके से मतदाताओं को भी ये सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है कि जिस तरीके से कैराना में पलायन की शिकायत आई थी, निर्वाचन आयोग ने उन पर भी साफ तौर पर कहा है कि उनको वोट कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, सुरक्षा बलों की। मैं अनुज ये भी आपसे जल्दी जानना चाहता हूं कि जो आज कुछ तबादले किए गए उनको कैसे देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, क्योंकि लगातार ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शिकायत आ रही थी। चुनाव आयोग भी बीजेपी के दल पहुंचे थे और ये कह रहे थे कि कई बड़े अधिकारी वहां पर बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल ये शुरुआत से ही इस तरह की शिकायतें आ रही थी और हमें याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू हैं वो खुद निर्वाचन आयोग में गए थे और शिकायत की थी। हालांकि ये जो तबादले गए हैं इन पे बाद के चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में जो तबादले थे अशोक वो पहले ही कर दिए गए थे, अब से 10 से 15 दिन पहले तबादले किए गए थे। एक इस तरह के आरोप अशोक हमेशा लगते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि जिसकी सरकार होती है वो सरकारी मशीनरी का वो दुरुपयोग करते हैं, अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह की शिकायतें सामने आई थी और उसी को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक कड़ा फैसला लिया है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। अशोक, शुक्रिया आपका अनुज, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़े थे। पहले दौर में कल पोलिंग होगी उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे।
कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब आपको उत्तर प्रदेश से ले चलते हैं, उत्तराखंड में, जहां पर 15 फरवरी को मतदान होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रैली को संबोधित किया और इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर खूब पलटवार किए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि आप अपनी जुबान संभाल के रखने की कहा कि पार्टी को, कांग्रेस को अपनी जुबान संभाल के रखनी चाहिए। उसकी नसीहत भी उन्होंने की। देवभूमि की पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दागी सरकार इसने इस देवभूमि की तपस्या को कलंकित करके रखा हुआ है। दाग की साया उस पर सवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल दल का नहीं है, सवाल उम्मीदवार का नहीं है। मुद्दा इस बात का है पूरा हिंदुस्तान देवभूमि के लिए गर्व करे। ऐसी देवभूमि बनाना हम सबका दायित्व है। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं हमारी वोट यात्रा पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ये वोट यात्रा हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनावों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अल्पसंख्यकों के वोटों की बात कर रही हैं। वोट बैंक की तरह कुछ लोगों को लगातार उन पर तरजीह भी दी जा रही है। ऐसे में हम आप पहुंचे हैं अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, लेकिन एक अलग प्रीमाइसेस में ये है। यहाँ की लड़कियां क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर, इसमें बहुत सी ऐसी हैं जो पहली बार वोट करेंगी, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में भी कई तरह के प्रोटेस्ट भी हुए हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुए हैं। लगातार तमाम ऐसे मसलों पर बहस भी होती रही है जो महिलाओं और लड़कियों से जुड़े हों, चाहे लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, या फिर तमाम ऐसे सोशल मुद्दे जिनका ताल्लुक सीधे सीधे महिलाओं से है। आइए बात करते हैं इन लड़कियों से, जानते हैं क्या सोचती हैं ये जब ये वोट करने जाएंगी, क्या है इनके मसले।
यही कि हमारी सिक्योरिटी हो, हर जगह हम फ्री घूम सके, कोई पाबंदी ना हो कि शाम के बाद लड़कियां नहीं निकल सकती हैं। क्या अभी इसकी कमी लगती है कहीं? हाँ, मतलब ये होता है लड़के तो फ्री घूम सकते हैं, वो उनके लिए सेफ़ है हर जगह का एटमॉस्फेयर, लेकिन लड़कियां निकलेंगी तो ये होगा नहीं तुम सेफ़ नहीं हो, तुम जा नहीं सकते। अगर कोई जाना है तो अकेले नहीं जा सकती, कोई लड़का ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। कैमराज नहीं है कहीं पर भी कि अगर कुछ होता है तो फुटेज बाद में देख के सेव करा जा सकती है। कॉलेज से कभी देर से भी जाती होंगी जी, तो देर से जाने में क्या कहीं डर होता है जहन? ये होता है ना, मतलब घर वाले तो बाद में कहेंगे, लेकिन जो एरिया के जो मोहल्ले के लोग हैं वो ज़्यादा देखते हैं कि मतलब इतनी लेट आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, क्यों आई है, इस तरह से बोल देते हैं लोग। ये सबसे पहले जो है ना सोच बदलनी चाहिए लोगों का। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए जाते हैं या वो कहीं नहीं रहता है राजनीतिक पार्टियां जब अपनी बात करती हैं? कोई भी हो, चाहे वो फुली ड्रेस्ड हो या फिर शॉर्ट ड्रेसेस में हो, सबको देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फुली ड्रेस्ड हो तो उसको नहीं देखा जाता है, उसको भी देखा जाता है। तो ड्रेस यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। तो बस हमारा यही मोटिव है मेन कि जो भी पार्टी आए, जो भी पार्टी, वो सबसे पहले हम लड़कियों पे फोकस करें, हमारे राइट्स पे फोकस करें, जो हमें चाहिए फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करें। हम ये जानना चाहते हैं, जब हम लगातार तमाम महिलाओं के मसलों पे बहस भी हो रही है, बातचीत हो रही है, हमारी भागीदारी भी है चुनाव में और हम सत्ता को चुनने में हमारी एक ताकत है, तो आज जब हम ट्रिपल तलाक पे बहस करते हैं तो आपको लगता है कि बहस के लिए एक स्पेस खुली होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। मैं एक व्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम फ्रेंडशिप करते हैं तो हम ये सीखते हैं, फ्रेंडशिप से ये तो नहीं, अगर हम दोस्ती तोड़ते हैं किसी से तो हम ये नहीं कहते फ्रेंडशिप टूट गई, तो ऐसे तो नहीं टूट सकती। और सिर्फ 3 बार तलाक कहने से क्या इतना मजबूत रिश्ता टूट सकता है? 3 बार, सिर्फ 3 वर्ड्स तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्या सिर्फ 3 वर्ड कहने से कोई इतना अटूट रिश्ता टूट सकता है? मैं नहीं मानती, इसलिए इस पे बहस होनी चाहिए और लीगली ही जो डाइवोर्स होना चाहिए उसे को ही रिटन में होना चाहिए, ना कि सिर्फ ट्रिपल तलाक कहने से। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों से बात की हमने, जाना हमने, और ऐसा लगता है कि ये लड़कियां जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो तमाम उन मसलों पर एक राय रखती हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो उनकी सुरक्षा से जुड़ा मसला हो या फिर उनके एजुकेशन से जुड़ा। देखना ये होगा कि जिस दिन पहले चरण में जब ये लड़कियां अलीगढ़ में वोट करने निकलेंगी तो क्या ये मसले उनके जहन में इसी तरह से हावी रहेंगे या फिर राजनीतिक पार्टियों के जो तमाम हथकंडे हैं इस पूरे समुदाय को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करने के, वो भी कहीं उसी के इर्द गिर्द आके थम जाएंगी। कैमरामैन विनय के साथ नीतू वर्मा, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज। तो अलीगढ़ से हमने आपको ये वोट यात्रा दिखाई और पिछले दशक भर से सूखे और सियासी बेरुखी की वजह से बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है और कई गांव वहां पर सूने हो गए हैं। गांव में कई घरों पर लगे ताले अपने मालिकों की बाट जोह रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में पलायन को एक तरह से नियति मान लिया गया है और चुनाव में इसका क्या जिक्र होता है, देखते हैं मंजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। नरनी तहसील के गांव माजरा में लगे ताले अपने मालिकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन घरों को गुलजार करने वाले लोग कहीं दूर किसी शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए पलायन करने को बेबस हैं। रोजी रोजगार के लिए पलायन करने वालों की यह संख्या 7 जिलों की आबादी में 40% से ज्यादा है। अब यहाँ कुछ है नहीं है, खेती पाती में पैदा नहीं हुआ, इस वजह से सब लोग बाहर गए हैं कमाने के लिए। जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वही 1-2 बच्चे हैं, किसी घर में तो बिल्कुल ताला लगा है, कोई भी एक भी नहीं। कम से कम नहीं तो 60% आदमी बाहर है। अच्छा, क्यों गए थे? कमाने के लिए गए हैं, खाने को नहीं है यहाँ। अच्छा, कई साल से सूखा पड़ रहा है। 4 बच्चे नहीं पाल पाते हैं तो दिल्ली बम्बई कमाते हैं, फिर भी कहीं पैसा भी मर जाता है, फिर भी भाग आते हैं। अब का बता साहब, गुजर तो कर ही रहे करो तरीके से। इस त्रासदी से अब तक 62 लाख से अधिक किसान इस धरती से पलायन कर चुके हैं। इस घर के दरवाजे को इंतजार है अपने मालिक का, जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बुंदेलखंड के 7 जिलों में हजारों परिवार हैं जो अपनी धरती से उखड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर हुए हैं और कहीं न कहीं ये व्यवस्था के नाकाम होने की एक मिसाल है। अकेले बांदा से 32,000 किसान दिहाड़ी मजदूरी के लिए गुजरात के ईंट भट्ठों में गए हैं, लेकिन पलायन का यह आंकड़ा कहीं से भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया है और न ही पिछले 1 दशक में इस पलायन को रोकने के लिए कोई सियासी कदम उठाया गया है। मंजीत ठाकुर की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज बुंदेलखंड बांदा। तो बुंदेलखंड की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में खबरें और भी हैं, बने रहिए। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। भैया राजनगर चलोगे? बैठो। पर पैसे नहीं है मेरे पास। पर भाई साहब दिमाग तो है ना, चलो निकलो। अरे भीम है ना, भीम भेज देगा पैसे। ओ भाई साहब क्यों सुबह सुबह मेरा मीटर डाउन कर रहे हो? और ये भीम कौन है? ओ हेलो। अरे भीम मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, भीम पिन और यूपीआई पिन सेट करो, किसी को भी पैसे दो या लो, कभी भी कहीं भी। ओ भाई बहुत देखे हैं ऐसे ऐप, हमसे ना हो पाएगा ला। अरे सिंपल है, खुद ट्राई करो। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। ओ भाई साहब राजनगर नहीं जाना क्या? मैंने भी भीम डाउनलोड कर ही लिया। हाँ चलो। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर। लाल इमली एक मिल थी कभी, इसके बने कपड़े की धूम थी। अब लाल इमली की चिमनियों में धुआं नहीं है और मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। वोट यात्रा में जायजा लिया यहाँ का हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो ने। ब्रिटिश राज में बनी ये लाल इमली मिल कभी कानपुर की शान थी। इसी की वजह से कानपुर पूरी दुनिया में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये मिल अपनी बेनूरी पे रो रही है। 2014 से यहाँ पर प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप है और मजदूर हड़ताल पर है। आखिर क्या वजह है, आइए चल के देखते हैं और जानते हैं। लंदन से लाकर यहाँ पर लगाई गई ये मशीनें कभी बेहतरीन कपड़ा बुनती थी, लेकिन आज ये खामोश पड़ी हैं। 2008 में इस मिल का उत्पादन कम होना शुरू हुआ और 2014 में पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन ये मशीनें आज भी वैसी की वैसी है। हमारे साथ हैं मिल के कर्मचारी नेता, ही उनसे बात करते हैं। क्या वजह है, क्यों प्रोडक्शन गिरता जा रहा है और क्यों पूरी तरह से बंद हो गया? सरकार और अधिकारियों की इच्छा शक्ति की कमी ने लाल इमली को इस स्तर पर पहुंचा दिया। जबकि लाल इमली को स्वीडन में गोल्ड मेडल मिला था
गर्म कपड़ा बनाने के बेहतर बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर लाल इमली आई थी। ये 1986 का विषय है, 1986 में। उसके बाद यहाँ के अधिकारियों ने और सरकार ने इस मिल की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसको चाहते हैं कि वो कंप्लीट बंद हो जाए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। क्या अकेले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना ठीक है कि आप ये भी मानते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी कोई कमी रही है? सर, हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि हम लोग मेहनत का मजदूर हैं और हम लोगों ने अपना खून पसीना लगा के जो हमारे बच्चों की परवरिश होती थी उसको हम लोग दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ाने के लिए 1985-86 में इसमें गुब्बारा उड़ाया गया था कि सबसे टॉप क्लास की ये मिल है। 6.5 एकड़ में फैली इस मिल ने 1882 में अंग्रेज फौज के लिए गर्म कपड़े, जिसमें वर्दी और कंबल शामिल थे, बनाना शुरू किए। 1981 में इस मिल का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब से लेकर अब तक ये मिल हमेशा से चर्चा में रही है, कभी अपने अच्छे कपड़े के लिए, लेकिन आज हड़ताल के लिए। इसको जो है गोल्ड मेडल मिली हुई कंपनी है वुलन क्वालिटी में, उसको इस तरीके से बर्बाद किया गया कि हम लोग यहाँ सारे कर्मचारी आते हैं, रॉ मटेरियल 1 मीटर भी बनाने के लिए कपड़े का पैसा नहीं है इनको, न 1 मीटर कपड़ा आज बन रहा है। 1 मीटर कपड़ा भी आज नहीं बन रहा, जो पूरी दुनिया में कपड़ा सप्लाई करता था, गर्म कपड़ा। आइए चल के देखते हैं मजदूरों के क्या हालात हैं और उनका क्या कहना है। नई नवेली की तरह सुबह थी आजादी, नई नवेली सुबह की तरह थी आजादी, सियासतों ने तमाशा बना दिया। 100 बरस जीना था हमको, 50 बरस में पुठा लाल इमली को बना दिया सब। सर जी, यहाँ लाल इमली की ऐसी स्थिति है, यहाँ के अधिकारी मनमानी और हर चीज, हम लोगों को वेतन क्या मिलता है माशाअल्लाह 12,000। मैं इस गुस्से को बोर्ड की चोट से, अगर हमको हमारा हक नहीं मिलता है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे लिख नहीं सकते, हम खा भी नहीं सकते, तो इस बोर्ड देने से हमें क्या फायदा हुआ? आज तक 5 महीने की तनख्वाह हो गई, उसके बावजूद ही हम लोग को एक पैसा नहीं मिला है। हम लोग ऐसे ही तंगी पे ढूंढ रहे, बाहर तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं, उसमें घर का खर्चा क्या चलेगा, अपना क्या चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जमा करेंगे, इसका कोई पता ही नहीं है। और इतने परेशानी उठा रहे हैं हर तरह से कि जिसका जवाब नहीं, ना कोई तनख्वाह है, ना बच्चे, और आदमी हमारे सारा दिन वहीं ऐसे व्यतीत करते हैं, तनख्वाह का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाल इमली को ये नाम सिर्फ लाल ईंटों की वजह से नहीं मिला है, बल्कि इस इमली से मिला है जो अंदर से बिल्कुल लाल है। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कच्ची है, पकने के बाद बिल्कुल मीठी हो जाती है, लेकिन आज यहाँ की फिजा में हड़ताल की कड़वाहट घुली हुई है। मशीनें खामोश हैं, मजदूर बेरोजगार हैं। वोट यात्रा में आज इतना ही, फिर लेकर चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर में। कैमरामैन सुमृति महापात्रा के साथ विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ कानपुर। कानपुर से वोट यात्रा हमने आपको दिखाई और चलते चलते आप डालिए नजर आज के चुनावी टॉप 10 पर और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।